नमस्कार। तो आपके सामने पेश है एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है भूलना और जिसे लिखा है चंदन पांडे ने। तो आप सुनिए कहानी, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सामने से जो महिला आ रही है वह इतनी खूबसूरत है कि याद रखने लायक है। इस महिला के साथ जो पुरुष है वह मेरी ही उम्र का होगा। उस सड़क के किनारे किनारे इतने अच्छे अच्छे फूलों के पेड़ पौधे हैं, लेकिन मैं उनके नाम भी नहीं जानता हूँ। सामने से आ रही महिला फूलों के पेड़ के पास खड़ी हो गई है और उसे फूल चाहिए। साथ वाला पुरुष उसे समझा रहा है कि नीचे पड़ा फूल ले लो। वह ताज़ा और तुरंत का तोड़ा हुआ फूल चाहती है, बासी और कुचला हुआ नहीं। पुरुष उसे तड़कों से ढाँप देता है और महिला मन महसूस कर नीचे पड़ा फूल ले लेती है। मुझे हंसी आ रही है, वह भी इतनी जोर से कि मुझे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाना पड़ेगा। पहले मैं हंस तो लूँ। आप ही बताइए, अगर कहीं मेरी भी कोई प्रेमिका होती, जबकि मेरी एक 7 साल की बिटिया भी है, और वो ऐसी ही कोई ज़िद करती, तो मैं उससे भी खूब ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से लगा फूल तोड़ कर ला कर देता। वह भी एक नहीं, दो दो, और दो भी क्यों, ये फूल इतने सुंदर हैं कि अगर कोई मेरी प्रेमिका बनती है तो उसे ज़रूर ऐसे सैकड़ों फूल चाहिए होंगे। उससे क्या, मैं सैकड़ों फूल ले आऊँगा। मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, फूल तोड़ना, या शायद मैं अभी फूल की बात कर रहा था, तो फिर भी एक आसान सा दिखता काम है। कल ही की तो बात है, चंदू भाई ने बताया कि लखनऊ में आसानी से काम बट रहा था। काम ज़रा कठिन था। दरअसल कल शताब्दी एक्सप्रेस का लखनऊ से दिल्ली पहुंचना निहायत ज़रूरी था। उसमें राज्य के सर्वे सर्वा अपनी प्रेमिका के साथ बैठे थे। सर्वे सर्वा लगभग बूढ़े थे और प्रेमिका लगभग जवान थी, और प्रेमिका की नाक के दाहिने कोर पर एक फुंसी उगाई थी। उस फुंसी का ही इलाज कराने ये लोग शताब्दी से दिल्ली जा रहे थे। पर हुआ ये कि शताब्दी के प्लेटफॉर्म छोड़ने के पहले ही उसके इंजन की हेडलाइट फूट गई। तो रहा ये कि प्रेमिका ने उसमें साजिश भाप ली, कहा कि इसी गाड़ी और इसी इंजन से जाएंगी, और मुँह फुलाकर बैठ गई। शताब्दी एक्सप्रेस की फूटी हेडलाइट तथा प्रेमिका की जिद को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में एक भर्ती खोल दी है। उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं थी, बस आप दौड़ने वाले हों। काम बस इतना ही था कि माथे पर गैस बत्ती लेकर शताब्दी एक्सप्रेस के आगे आगे दौड़ना था। सभी दौड़ने वालों को 10,000 रुपये प्रति मिनट, 10,000 रुपये प्रति मिनट, इतने पैसे मिलते। हजारों लोगों की भीड़ लग गई थी। अपने कंपार्टमेंट से देखते हुए सर्वे सर्वा की प्रेमिका नाक की फुंसी के दर्द के बावजूद उछल पड़ी थी। प्रेमिका ने जवान लोगों को दौड़ते हुए देखना कितना अच्छा लगेगा कहा था, और सर्वे सर्वा की तरफ हिकारत से देखकर मुंह फेर लिया था। मैं भी अगर लखनऊ रहा होता और अगर 2 मिनट भी दौड़ लेता तो 20,000 रुपये। बाप रे, 20,000 रुपये! 5-6 साल का खर्च तो निकल ही आता। और अगर एक हाथ या पाँव के कट जाने की कीमत पर अगला आधा मिनट भी दौड़ लेता तो 5,000 रुपये अलग से। अगे मागो, हे भगवान, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। 25,000, वो भी एक साथ। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मुझे इतना ज़्यादा सोचने से रोकते क्यों नहीं? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी सोच को वापस कीजिए, उसे दौड़ाकर पकड़ लीजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो देखा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फूल तोड़ सकता हूँ, जबकि मेरी पत्नी है और 7 साल की बेटी भी। रेलगाड़ी के आगे दौड़ सकता हूँ, बस एक मौका तो मिले। हालांकि पुलिस वालों के हालात देखकर यह कहते हुए डर लगता है, पर अगर मुझे पुलिस की नौकरी में लगा दें तो मैं दंगों पर, अपराधियों पर काबू पा लूँगा। समाज सुधार की बाबत यही कहूँगा कि मुझे कलेक्टर बनाकर देख तो लीजिए। और मैं कहता हूँ, दंगे या अपराध की नौबत ही क्यों आए, बस मुझे क्षेत्र विशेष में दंगे या अपराध से बचने के लिए किसी बड़े महाविद्यालय में शिक्षक नियुक्त कर दीजिए। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा आदि अनादि का ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि लोग दंगे और अपराध जैसे शब्द भी भूल जाएंगे। कोई मौका तो मिले। फिलहाल मैं अपने गांव से सटे कस्बे के एक निजी विद्यालय माँ शारदे शिक्षा निकेतन में शिक्षक हूँ, और 275 की तनख्वाह भी है। इस विद्यालय में मैं वही सब पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि अपराध और दंगे ना हो। यहाँ मेरे पढ़ाने का एक फ़ायदा ये भी है कि वहीं मेरी बेटी शालू पढ़ती है और उसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ती है।
मेरी बेटी शालू अभी 7 साल की है और कक्षा 4 में पढ़ती है, और जब वो बात करती है तो मन खुश हो जाता है। उसकी बातों से सारा बोझ, सारी थकान उतर जाती है। मेरी पत्नी तो बड़े प्यार वाली फटकार से कहती है, बस दिमाग थोड़ा तेज है और कुछ खास नहीं। मेरे पिताजी की तो जान शालू में बसती है, माँ की भी जान। पिताजी के पैरों में 24 घंटे रहने वाला भयानक दर्द नहीं होता तो पिताजी हो सकता शालू के साथ विद्यालय भी आते जाते। बाकी समय तो शालू माँ और पिताजी के साथ ही रहती है, मैं समझता हूँ। शालू उन्हें मेरे छोटे भाई गुलशन का आभास कराती है। मुझे भी उतनी ही सुंदर, बच्चे होते ही हैं सुंदर, उछल कूद में भी वही बचपन वाले गुलशन जैसी, और पढ़ाई में भी उतनी ही तेज़ लगती है। शालू की पढ़ाई का ये आलम है कि हर साल उसे एक क्लास फनाना पड़ता है। संबंधित शिक्षक बताते हैं कि पूरी किताब ही रट जाती है, कि मुझे शालू को किसी बड़े शहर के बड़े स्कूल में प्रवेश दिला देना चाहिए, कि शालू बड़ी होकर खूब नाम करेगी। सोचिए ज़रा, इन बातों से मुझे कितनी खुशी होती होगी। मुझे भी लगता है कि मेरे भाई गुलशन की आंखों तथा कानों के देखने सुनने की प्राकृतिक क्षमता के असामयिक लोप से उपजी सारी असफलताओं से जो कुछ भी सपनों सरीखा हमसे छूट गया था, वो मेरी बिटिया रानी पलक झपकते ही पूरा कर देगी। सपने भी सभी तो रहे नहीं। दवाओं के एक्सपायरी डेट की तरह सपनों की भी उम्र होती होगी। जैसे उन दिनों मेरी छोटी बहन सीमा, सर दर्द उसका सर विभत्स तरीके से फूल जाया करता था। भीषण दर्द की वजह से उसके सर की नसें सूज जाती थी, चेहरा उसका विकृत हो जाया करता था। सीमा अपने माथे को प्लास्टिक की मोटी मोटी रस्सियों से खूब कसकर बांध लेती थी। रह रह कर उठती उसकी चीखों से दीवारें डोलने लगती थी। हम अपने तई बहन का बहुत इलाज करवाया हम लोगों ने। कोई पागलपन की दवा देता था, कोई नींद की, और कोई पेट दवा की दवा देता था। एक आखिरी इलाज हम लोगों के पास था, भाई की नौकरी, जो हमारे सपनों की दुकान बनने वाली थी। बहन के बाद वह सपना भी समाप्त हो गया। हाँ, ये ज़रूरी है कि बाकी सपने जस के तस हैं। पिताजी की बीमारी, माँ की बीमारी, 2-3 कमरों का कोई घर बने जिसमें बारिश का पानी भीतर ना गिरे, 2 जून का बढ़िया खाना, एक भैंस जिसका दूध कम से कम पिताजी, माँ, गुलशन और शालू को तो चाहिए ही चाहिए। दूध कुछ बचेगा तो हम पति पत्नी भी, और भी ढेर सारे सपने। इतने सपनों के बीच शालू की पढ़ाई लिखाई में इतना तेज़ होना, और तो और अंधा और लगभग बहरा मेरा भाई गुलशन, जो चुपचाप पलानी यानी कि घर के बाहर की झोपड़ी में बैठा रहता था। वह ये जानकर कितना खुश होगा कि शालू बिल्कुल उस पर गई है, सुंदर, उद्दंड, चंचल भी कह सकते हैं, और तेज़। सच तो ये भी है कि शालू कितनी भी तेज़ क्यों ना हो जाए, गुलशन को पार करना उसके लिए थोड़ा कठिन होगा। एक समय वैसा भी था जब गुलशन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में समूचे शहर में पहला स्थान प्राप्त किया था। मेरी बेटी ने एक दिन मुझे एक पर्चा थमाया, बताया कि कक्षा में सभी को मिला था और इस पर्चे को भरना था। जो सबसे सटीक उत्तर भरेगा उसे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिलना था। पर्चा मुझे याद रह गया। आतंकवाद, देश का अभिशाप, जागरूक देशभक्तों के लिए कुछ यश प्रश्न। प्रश्न 1, आतंकवाद क्या है? प्रश्न 2, आतंकवाद से राष्ट्र को क्या नुकसान है? प्रश्न 3, आतंकवादियों की पहचान क्या है? प्रश्न 4, अगर कहीं आतंकवादियों से सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे? सहयोग राशि 2 रुपये मात्र। हस्ताक्षर अध्यक्ष संग्राम सिन्हा। वह पर्चा मैंने शालू को वापस थमा दिया। उससे पूछा कि किसने ये पर्चा दिया था, और ये भी कहा कि कल प्रधानाचार्य महोदय से बात करूँगा। पता नहीं शालू ने क्या समझा और क्या नहीं, पर कुछ देर बाद वह अपने दादाजी से उसे भरने की जिद कर रही थी। पिताजी ने उस पर्चे को नहीं फाड़ा होगा तो सिर्फ इसलिए कि वह पर्चा शालू का था। आतंकवाद, इस शब्द की सवारी गांठ कर मैं अपनी बेटी से अलग होता हूँ और उस पलानी में पहुँचता हूँ जहाँ मेरा भाई बरसों से अकेला है। लगभग बहरा और पूरी तरह अंधा मेरा भाई अपने चेहरे को इस ऊंचाई से उठाए हुए है जैसे सामने खड़े किसी व्यक्ति से मुखातिब हो, और उस पर वह उसका लगातार मुस्कुराना। पलानी में नीम अंधेरा है। भाई कुछ टटोल रहा है, शायद माचिस की तीली। अब कान खोदेगा।
मेरा भाई गुलशन के चेहरे पर 7-8 वर्षों पहले की वह गली उभरती है। व्यस्त सड़क से बहुत तीखा मोड़, संकरी गली, मुर्गे मुर्गियों की भाग दौड़, नालियों में बैठे बत्तख, भिनभिनाट सा शोर, बर्तनों के गिरने की आवाज़, घरों के बाहर तक की पहुंच रहे सरकारी नलों के पास बैठे लोग, नहाते कुल्ला करते कपड़ा फींचते लोगों के बीच राजनीतिक चर्चा का घमासान, सुबह की धूप, यक्षवत चाचा का रिक्शा गली पार कर रहा है कि बहुत ज़ोरों की आवाज़ होती है। भाई के चेहरे से वह गली गायब हो जाती है। मुझे हंसी आ रही है। मुझे सब याद है। जब वह बहुत तेज़ वाली आवाज़ हुई थी तो गली के लोगों की भीड़ रिक्शे की तरफ दौड़ पड़ी थी। उसमें मैं भी था। हम लोग दौड़ पड़े थे, हंस रहे थे और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अक्षयवत चाचा के रिक्शे का अगला टायर बोल गया था। ये आवाज़ वहीं से आई थी। हम सब भी महज तफरी के लिए उनको घेर लिए थे, वरना तो वे हमारी ही गली में रहते थे। बाद में हम लाख समझाते रहे कि ये सब मजाक था, पर अक्षयवत चाचा डर गए थे। दिक्कत तब हुई थी जब शोर सुनकर गली के तुरंत बाहर मुख्य सड़क के चौराहे पर वाहनों से वसूली के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले पुलिस के लोग भी गली में आ गए थे। हम सब ने पुलिस के लोगों को समझाया और वह मान भी गए, पर जाते जाते उन लोगों ने रिक्शे में सीट हटाकर देखा, रिक्शे के नीचे देखा, कहीं बम तो नहीं है। हिदायत दी, टायर ट्यूब सही रखो नहीं तो डाल दिए जाओगे। हम सबको भी डंडा दिखाया। ज़्यादा जवानी चढ़ गई क्या? इस घटना के होने तक हमारे शहर में नए एसपी का आना नहीं हुआ था। इस तरह वह नियम तो दूर दूर तक लोगों के ख्वाबों में भी नहीं था जो एसपी ने शहर में आने के बाद अपराध और आतंकवाद कम करने के लिए लगाया था, जिसमें हर एक पुलिसकर्मी को रोज़ एक अपराधी पकड़ना होता था। अक्षयवत चाचा वाली घटना से डरे तो हम भी थे, पर अक्षयवत चाचा से कम ही डरे थे। फिर भी हमारे बीच आतंकवाद का मजाक, आतंकवाद की गाली, आतंकवाद का खेल सब चलता रहता था। हम दोस्तों को सालाबाद में आतंकवादी कहीं का पहले कहा करते थे। उन्हीं दिनों देश का माहौल ही कुछ ऐसा था। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, शासन का बहाना, सब कुछ आतंकवाद से शुरू होकर आतंकवाद पर ही समाप्त होता था। गांव चले आने के कारण इन दिनों के हालात के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। दरअसल उन्हीं दिनों एक साथ कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि हम गांव चले आए थे। पिताजी की सिनेमा हॉल वाली दरबानी छूट गई थी। मेरे ट्यूशन भी पर्याप्त नहीं थे। माँ को दूसरे घरों में बर्तन पोछे का काम भी ठीक नहीं मिलता था। फिर भी भाई की पढ़ाई अगर जारी रही तो हम कुछ भी कर धर के शहर से चिपके रहे होते। 1980 में जन्मा मेरा भाई मुझसे 5 साल और पिताजी से पूरे 33 साल छोटा था। पिताजी की उम्र में ही वह पिछले 7-8 सालों से लगातार बैठा हुआ है और ना जाने कितने सालों तक ऐसे ही बैठा रहेगा। इतनी कम उम्र में भी उसे कुछ सुनाने के लिए उसके कानों को अपने दोनों हथेलियों की गोलाई में समेटकर और हथेलियों की उस गोलाई में घुसकर खूब तेज तेज चिल्लाना पड़ेगा, तब जाकर वह कहीं कुछ सुन पाएगा। देख तो खैर वह बिल्कुल भी नहीं पाता है। जिन दिनों गुलशन ऐसे हालात में पहुंचा था, उन्हीं दिनों हम सोचते थे कि जो कुछ भी महत्वपूर्ण घट रहा हो उसे गुलशन को बताया जाना चाहिए। क्रिकेट की खबरें, फिल्मों की बातें, विशेष तौर पर शाहरुख खान की फिल्मों की कहानियाँ हम उसके कानों में चिल्ला चिल्ला कर बताते थे। पर धीरे धीरे हमारा उसकी इतनी सघनता से देखभाल करना कम होता गया। हमारे पास ना तो इतनी ऊर्जा है और ना ही उसकी कोई ज़रूरत कि गुलशन के कानों में चिल्लाकर सब कुछ बताएं। यह काम अब मन बहलाव के लिए गांव के बच्चे करते हैं, या फिर कोई खुशखबरी सुनानी हो तो शालू यह काम करती है। अकेले पलानी में पड़े पड़े गुलशन को जब भी कोई ज़रूरत हुई तो एक बार ज़ोर से मुझे, शालू को या माँ को पुकार लेगा। जब किसी के पास फुर्सत हुई वह उसके पास आ जाएगा, वरना गुलशन को लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हमेशा मुस्कुराते रहने का उसने शगल पाल लिया है। जब गुलशन के खाने का समय होता है तब भी वह मुस्कुराता ही रहता है, पहले जो होता रहा हो, पर अब हम उसके हाथ धुलाकर उसकी कोई उंगली खाने में डुबो देते, वह खाने लगता। तकलीफ़ तब होती जब उसे चाय, गर्म दूध, कभी कभार या कोई गर्म खाना देना होता है। अपनी तरफ से हम भरपूर कोशिश करते हैं कि चाय या गर्म खाना गुलशन के शरीर के किसी कठोरतम हिस्से को छुआएं,
ताकि उसे ना के बराबर तकलीफ़ हो। पर होता ये है कि जब हम उसे चाय छुआते हैं तो मुस्कुराते हुए वह बुरी तरह काँप जाता है, दाँत पर दाँत चढ़ाकर आंखों और मुट्ठियाँ भींच लेता है। उसका चेहरा विकृत हो जाता है, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। या फिर अगर कोई आकर गुलशन की बाईं बाँह छू ले तो गुलशन अपने अनुमान से उसी तरह अपना सर इतना ऊपर उठाता है जितनी वह व्यक्ति की लंबाई हो सकती है। अगर वह बाईं बाँह छूने वाला आदमी भागकर दाईं तरफ आ जाए तो भी गुलशन अपने को पूरी तरह चैतन्य दिखाने की कोशिश में बाईं तरफ ही सर उठाए हाथ मिलाने के लिए दाहिना हाथ उठाता है। तमाम प्रश्न पूछने लगता है, कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है या नहीं, या फिर कभी कभी मुझे पेशाब करना है। गुलशन ये जताने की कोशिश करता है कि वह सामने वाले को देख सकता है, सुन सकता है। इस बात पर दूसरों की जो हालत होती है वह तो होती ही है। वह भाई का मजाक उड़ाने वाला आदमी भी भाई की इस दशा पर उदास हो जाता है। मेरा भाई गुलशन ऐसा नहीं था। उन दिनों हम बनारस में रहा करते थे जब मेरे भाई गुलशन को इंटरमीडिएट की परीक्षा में समूचे शहर में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। फिर तो हमारे ख्वाबों को पंख लग गए। लंबा चौड़ा मेरा भाई इतना सुंदर था कि रामाशीष चाचा की उस बात से सभी लोग पूरी तरह सहमत थे। रामाशीष चाचा का कहना था कि ऐसे खूबसूरत नौजवान को सिर्फ सपनों में दिखना चाहिए। सपने ऐसे कि ये लड़का घोड़े पर चढ़ा हो, उस सपने में एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ होना चाहिए, घोड़े पे भागता हुआ ये लड़का आपसे ही मिलने आ रहा हो। गुलशन चेहरे मोहरे में पूरी तरह मापा गया था, इसलिए हमें शुरू से पता था कि वह बेहद भाग्यशाली होगा। मेरे घर तथा पड़ोस में इस नियम को बेहद उत्साह से देखा जाता है, जिसमें अगर बेटे का चेहरा माँ से और बेटी का चेहरा पिता से मिले तो ऐसे बेटे बेटियां भाग्यशाली होते हैं। इस लिहाज से बहन को भी भाग्यशाली होना था। मैं ज़रूर भाग्यशाली नहीं था और 26-27 की उम्र में 200 के 500 और 300 का एक कुल 6 ट्यूशन पढ़ा रहा था। इंटरमीडिएट में इतना बढ़िया परिणाम के बाद मेरी और पिताजी की दिली तमन्ना थी कि गुलशन देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। फिर वह चाहे तो कलेक्ट्री कर ले या फिर वह सलीके से दलाली वाला काम, मैं उस काम की विशेष संज्ञा भूल रहा हूँ, वही जिसमें खूब मोटी तनख्वाह होती है। अरे मुनिमी जैसा काम है वो भाई, जिसमें रातों दिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की योजना बनाई जाती है। हाँ याद आया, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। भाई को लेकर जो हमने सबसे क्रूर ख्वाहिश थी वह अमीर बन जाने की थी। गुलशन की नौकरी को लेकर हम 10,000 रुपये तक की ही सोच पाते थे। 10,000 रुपये के पार की तनख्वाह तक जैसे ही हमारी बात पहुंचती, यानी कि मेरी, पिताजी, सीमा माँ, तो मेरे पेट में जैसे कोई हुदहुदी मच जाती थी। मैं उत्तेजित हो जाता था, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। हम सभी की हालत कमोवेश ऐसी ही होती। सबसे होशियार क्षणों में भी जब हम सब 10,000 और उससे ज़्यादा रुपए के बारे में सोचते तो यही सोचते कि हम लोग इतने रुपयों का आखिर करेंगे क्या। ऐसी बातों के दरमियान भाई के सामने आते ही हम अपनी बातचीत समेट लेते थे। हम में से कोई गुलशन की तरफ मुस्कुराते हुए देखता। पिताजी और माँ की मुस्कान हम भाई बहन की मुस्कान से ज़रा अलग होती थी, नर्म। एक साथ हम सभी गुलशन को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि देखो तुम हमारे लिए क्या हो। हमारी इस क्रूर ख्वाहिश के अलावा अन्य ख्वाहिशों में पिताजी के पैरों में अनवरत रहने वाले उस दर्द का इलाज कराना था जिस दर्द को हम हटाना कहते थे। 15-16 साल पहले हम गांव से आए थे। तभी से पिताजी सरस्वती सिनेमा, जो लक्सा रोड पर है, की दरबानी कर रहे थे। पिताजी के पैरों की पिंडलियों का वह दर्द सरस्वती सिनेमा की दरबानी में लगातार खड़े रहने से उपजा था। जितनी समय पिताजी घर पर रहते, भाई को पैरों पर चढ़ाए रखते थे। कई बार पूछने पर बताया था कि दर्द हमेशा रहने लगा है। चलने के क्रम में दर्द इतना बढ़ जाता है कि कदम आगे नहीं घसीट पाते हैं। लगता है कि पैर अररा कर कट जाएंगे। मैं सुनता रहा था। ठीक ऐसे ही बहन के सर दर्द को लेकर भी था, जिसके बारे में शायद अभी तक मैं बता नहीं पाया। तमाम दवाइयों, प्लास्टिक की रस्सी से सर बांधना, चीख। होता ये था कि हमारी बातचीत अगर हंसी की पराकाष्ठा पर पहुंचती तो अचानक मेरी बहन हंसते हंसते अपना सर पकड़ लेती थी।
उसका ऐसा करते ही हमारा दिल बैठने लग जाता था। हम जान जाते थे कि अब बहुत पैसा खर्च होगा। हम सभी शाश्वत बीमार थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें अपने सुख दुख तीज त्योहार को तब तक के लिए टाल देना चाहिए था जब तक गुलशन किसी नौकरी में ना आ जाए। पिताजी के 1500 मेरे 1300 में से घर खर्च हटाकर बाकी बचा पूरा पैसा गुलशन पर निवेश हो रहा था। अब तो हम त्योहारों की तिथियों तक ध्यान में नहीं रख पाते थे और इससे माँ को बहुत परेशानी होती थी। माँ का कोई ना कोई व्रत हमेशा ही छूट जाया करता था। सब कुछ बस सपने पूरे होने वाले हैं जैसा चल रहा था। हमारी भावी एवं भव्य योजनाओं पर भाई ने ये कहकर पानी फेरने की कोशिश की थी। मुझे याद है कि वह तो बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए भी अच्छी नौकरी पा लेगा। भाई के इस उद्दंड उवाच से मैं सकपका गया था। मुझे लगा कि कहीं मेरे उद्दंड भाई के दिल में कोई मासूम कोना तो नहीं उभर आया था, या कि ये कौन सी खुराफात थी। मुझे लगा था कि कहीं वह अपने खेलते कूदते रहने की योजनाओं को विस्तार तो नहीं दे रहा था, क्योंकि जितना कम समय अब तक वो पढ़ाई पर देता आया था उतने में तो प्रथम श्रेणी भी लाना मुश्किल हो जाता। शहर में प्रथम स्थान पाना तो फिर भी एक बात है। क्रिकेट और फिल्मों के बेतहा शौकीन मेरे भाई को जब पढ़ना होता तो उसी एक कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ने बैठ जाता। वही एक कमरा था जिसमें हम सभी रहते थे, साथ में बाथरूम भी था। गुलशन के पढ़ने के दौरान लाख हो हल्ला हो वह पीछे घूमकर देखता भी नहीं था, लेकिन जब पढ़ाई ख़त्म कर लेता तो सारा घर सर पर उठा लेता था। फिल्मों की बातचीत, क्रिकेट, गांव जाने की बातचीत। अपनी योजनाओं के प्रति गुलशन के निषेधात्मक भाव को लेकर चिंतित हम लोगों ने एक दिन गुलशन को हड़काया। पिताजी तो चुप ही थे, मैं बोले जा रहा था। मैं गुलशन को दुनिया जहां की बेमतलब की बातें समझाता रहा था, पर भाई ने ये कहकर मुझे चारों खाने चित कर दिया था कि वह इंजीनियरिंग वगैरह सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वह घर की हालत देख रहा है। नौकरी तो कुछ भी पढ़ के पाई जा सकती है, वरना जो आप लोगों की मर्जी। घर की हालत देख रहा हूँ वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मैंने गुलशन को बताया कि पढ़ाई के लिए बैंक लोन देगा, या फिर खुदा ना खास्ते मेरी ही नौकरी लग गई तो। ये ज़रूर था कि नौकरी के नाम पर अब मुझे उन सपनों के अंश दिखाई देने लगे थे जिसमें मैं रेलगाड़ी के आगे गैस बत्ती लिए दौड़ रहा हूँ। उन दिनों तक मुझे इस सपने में सिर्फ गैस बत्ती दौड़ती हुई दिख रही थी, मैं नहीं। मैं गुलशन को बताना चाहता था कि कुछ भी पढ़कर नौकरी पाना मुश्किल है। मैंने गुलशन से ये भी कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं वह आगे की कठिन पढ़ाई के नाम पर डर रहा है। इस बात पर गुलशन ने रुआसा होकर मुझे देखा था। मुझे याद है उसके देखने में ऐसा कुछ था कि ये आप बोल रहे हैं भैया। फिर तो हमारा गुलशन एकाएक बदल गया। कल तक एकदम कम पढ़ने वाला गुलशन अगले ही दिन से किताबों में डूब गया था। वह किताबों में डूबता जा रहा था। हम खुश होते जा रहे थे। भाई की पढ़ाई में खूब पैसा लगेगा ये जानकर हम नए सिरे से नौकरियां तलाशने लगे थे। माँ ने फिर से बर्तन पोछे वाला काम शुरू कर दिया था। मैं और मेरी बहन प्राइवेट स्कूलों के चक्कर लगा रहे थे। दिन भर हम भाई बहन मास्टरी ढूंढते और रात में नींद आते ही शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने चले जाते। मैं प्रिंसिपल हो जाया करता था। बहन भी मेरी ही गाड़ी से लौटती थी। लौटते हुए हम कोई ख़रीदारी करते या मन हुआ तो कभी फिल्म भी देख लेते थे। दिक्कत सिर्फ तनख्वाह की थी। नींद खुलने के तुरंत पहले हमें तनख्वाह मिलनी थी, पर असावधानीवश ये जाने क्यों हमेशा तनख्वाह में मिले नोटों के बंडल नींद में ही छूट जाते थे। एक बार तो मैंने खूब कसकर नोटों को पकड़ लिया था और पूरी तैयारी में था कि एक छलांग लगाता और नींद से उछलकर बाहर पहुंच जाता। लेकिन दूसरी दिक्कत ये थी कि सुबह उठकर चाय मांगने पर बहन इसलिए चाय देने से मना कर देती थी कि रात में उससे अधिक तनख्वाह मुझे मिली होती थी। हम सब ने, मैं, पिताजी, माँ, बहन, अपनी लगातार व्यस्तताओं के बावजूद गुलशन के पल पल का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। पढ़ाई कठिन थी। उसके खाने पीने से लेकर नहाने धोने तक हम हमेशा तत्पर रहने लगे थे। ये तौलिया ले लो, आज सर्दी है, कम नहाना, क्या खाएंगे? तमाम तमाम। उसकी तरह से कोई फरमाइश नहीं होती, इसलिए माँ लगातार उसके लिए सरसों की कढ़ी बनाने लगी थी। उन दिनों में हमें ये बराबर महसूस होता रहा था कि गुलशन का बोलना चालना एकदम ना के बराबर रह गया है। बस कभी कभी माँ से बोल लिया,
खेल कूद, यार दोस्त सब छूट गए थे। अब गुलशन के पढ़ते रहने को लेकर हमारी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि हम कुछ और देखकर भी नहीं देख पा रहे थे। हमारे बाहर, हमारे बीच में, हमारे भीतर कुछ ऐसा था जो निरंतर अपनी गति से घट रहा था, बस हमें उसकी खबर नहीं थी। अपने भीतर कुछ अनजाना और कुछ बेतरतीब घटने की जब मुझे पहली बार पुष्टि हुई, तब तक गुलशन को एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ते हुए 2.5-3 महीने बीत चुके थे। हम दोनों भाई बहन की प्राइवेट स्कूलों में मास्टरी की तलाश जारी थी, लेकिन जिस दिन की ये बात है, उस दिन हम घर पर ही थे, मुझे याद है। उस दिन शायद पिताजी छुट्टी पर थे या ड्यूटी से आ चुके थे, ये तो याद नहीं, पर बात यही हो रही थी कि कहीं से मोटा पैसा मिल जाता तो सीमा का इलाज जल्दी ही करा लिया जाता। हो सकता है उस वक्त सीमा को सरदर्द से राहत रही होगी, तभी तो वो पिताजी की इस राय पर हल्के से मुस्कुराई थी, कहीं से मोटा पैसा मिल जाता। सीमा को मुस्कुराते देखकर हमें बहुत खुशी हुई थी। बीमार बहन को और ज़्यादा खुश करने के लिए मैं पिताजी की उस कहीं से पैसा मिल जाता वाली ख्वाहिश से तमाम तरह के चुटकुले बनाने लगा था। मैं कह रहा था कि काश छप्पर फट जाए या फिर आंधी आए और कोई तिजोरी उड़ा लाए, किसी का पैसों भरा बैग मिल जाए। मेरी बातों और कहने के अंदाज के असर से माँ और सीमा जोर जोर से हंस रही थी और पिताजी सर झुकाए मुस्कुरा रहे थे। अपने बेवकूफ़ाना चुटकुलों पर जब कंखियों से मैंने पिताजी को सर झुकाए मुस्कुराते हुए देखा तो मेरा उत्साह बढ़ गया था। चुटकुले कहने की मेरी गति भी दुगनी हो चुकी थी। मैं अनाप शनाप कैसा भी चुटकुला सुनाया जा रहा था। माँ और सीमा का हंसना भी तेज़ से और तेज़ होता गया था, पिताजी का मुस्कुराना भी। मुझे याद है उन लोगों के हंसने और मुस्कुराने से मैं हद से ज़्यादा उत्तेजित हो गया था, पर उसी उत्तेजना में मुझे अचानक ख्याल आया कि अभी हंसते हंसते बहन के सर का दर्द बढ़ेगा और वह अपना सर पकड़ लेगी। तब हम सब चुप और उदास हो जाते। इस ख्याल से डरकर मैं बहन की तरफ देखने लगा था, पर भीतर की न जाने किस भावना से मैं प्रेरित हो गया था कि चाहकर भी अपनी बातों और चुटकुले कहना रोक नहीं पा रहा था कि तभी माँ ने हंसना बंद कर दिया था। उसने हमें भी इशारे से चुप हो जाने के लिए कहा था। फिर इशारे से ही माँ ने गुलशन की तरफ ध्यान दिलाया था। पढ़ रहा है वो। अब भी मुझे घनघोर आश्चर्य होता है। उस दिन भी हम आश्चर्यचकित होकर रह गए थे कि यहीं 4-5 हाथ की दूरी पर बैठे गुलशन को हम आखिर भूल कैसे गए थे। कम से कम मुझे तो इसकी रत्ती भर ख्याल भी नहीं रहा था कि गुलशन उसी कमरे में मौजूद भी है। और फिर अपने भाई को ही भूल जाने की अनहोनी से भयभीत होकर जब मैंने घूमकर पीछे के दिनों में झांका तो देखा हम बहुत पहले से ही गुलशन को भूलते जाने की प्रक्रिया में शामिल हो चुके थे। पिछले दिनों में लौटते हुए जब मैं इस वर्ष के दशहरे के एक दिन पहले वाली रात में झांकता हूँ तो पाता हूँ कि माँ, मैं और पिताजी बिस्तर पर जा चुके हैं। बहन सोने से पहले बत्ती बुझाकर अपने बिस्तर पर चली आती है कि कुछ क्षणों बाद अचानक बत्ती जल उठती है। बत्ती जलते ही हम सभी उठकर बैठ गए थे। अफसोस से गिरे हम लोग बस इतना ही कह पाए थे, जरा भी ध्यान नहीं दिए बाबू। गुलशन बिना कुछ कहे चुपचाप पढ़ने बैठ गया था। बोलना चालना तो गुलशन ने तभी से बंद कर दिया था जिस दिन से हमने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों में लगा दिया था। हो सकता है ज़रूरी क्रियाकलापों के अलावा बाकी समय सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर देने से उसे कुछ अन्य सोचने की फुर्सत भी नहीं रही होगी, या फिर बहुत संभव है ये भी हुआ हो कि हमारे सपने, हमारी उम्मीदें उसके कहीं गहरे जाकर धंस गई हों। उन दिनों गुलशन कुछ बोला भी होगा तो छठे चमा से ही, वह भी सिर्फ माँ से ही बोला होगा। हम सभी ठीक है निर्णय करने की स्थिति में कभी नहीं रहे कि यह भूलना आखिरकार किसकी तरफ से हो रहा था। गुलशन हमें भूल रहा था या हम गुलशन को भूल रहे थे। खाने को ही ले, उन दिनों जब कभी माँ गुलशन से कुछ दोबारा परोसने के लिए पूछती तो वह या तो सर नहीं डुलाता या कभी हाँ में डुलाता, कभी ना नहीं में डुलाता। पर इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि अगर वो हाँ में सर डुलाना है तो उसे कुछ चाहिए ही चाहिए, या फिर वो ना में सर डुला रहा है तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता था। वह गायब भी नहीं होता था। दरअसल सर नहीं डुलाते हुए, सर हाँ में डुलाते हुए या सर ना में डुलाते हुए गुलशन माँ से नहीं, अपने भीतर के किसी प्रश्न से मुखातिब रहा करता होगा। हम इस बात को बहुत बाद में समझे थे। माँ ने उस दिन छटका पड़ना किया था और हमें खाने में सब्जी और प्रसाद का ठेकुआ मिला था। माँ ने गुलशन से पूछा था, ठेकुआ और दें? गुलशन ने हाँ में सर हिलाया था। पर माँ के ठेकुआ परोसते ही
गुलशन ने माँ की तरफ देखते हुए कहा था। अरे, उसने हमारी तरफ देखना तो कब का बंद कर दिया था। हम सोचते थे ऐसा उसकी पढ़ाई की वजह से है। अरे कहने के बाद मुझे याद है उसने सर नीचे करके चिल्लाया था। यह तो उसकी हमें भूलते जाने की प्रक्रिया थी। मेरे पास कारण तो कई आए, पर मैं स्वयं ही भी कभी नहीं समझ पाया ऐसा क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। जैसे कई शामों को ऐसा हुआ कि हम या तो छत पर चले जाते, बांस की सीढ़ी से छत पर जाने से हमेशा फिसलने का डर रहता था, या कभी कभार बाजार भी चले जाते और घर में ताला लगा देते थे। वापस आकर बेतरह शर्मसार होते। गुलशन यहीं इसी कमरे में पढ़ रहा होता था। गुलशन को भूलते जाने की बीमारी अगर सिर्फ मुझे होती तो मैं कभी यह सोचने की कोशिश भी नहीं करता कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं देख रहा था कि हम सभी गुलशन को भूलते जा रहे थे, और तो और माँ भी। हमारी तकलीफ़ यह थी कि ऐसा हमारे साथ या हमने अनायास ही होता जा रहा था। हम चाह कर भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे थे। भूलना भाग 2। ऐसा भी नहीं था कि हम हर वक्त गुलशन को भूलते ही रहते थे। हमारी उम्मीदें उससे थीं। उससे भी बढ़कर माँ पिताजी का सबसे दुलारा था मेरा भाई, मेरा सूर्य। बहन की तो जान गुलशन में बसती थी। हम हर वक्त उसका ख्याल रखते, पर न जाने किस वक्त उसे भूल जाते। शुरू में हम सबका गुलशन को भूलना अलग अलग और कभी कभी होता था। जैसे मैं गुलशन की उपस्थिति को भूलता तो कोई और उसकी याद दिला देता कि वो देखो वहाँ बैठा पढ़ रहा है। गुलशन इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मुझे याद है मैं घंटे 2 घंटे के लिए आखिरी बार उस कोने से दिवाली के एक दिन पहले हटा था, जब घर के जाले साफ किए गए थे। फिर भी गुलशन को भूलना खाने पीने तक तथा सोते समय अक्सर ही बत्ती बुझा देने तक ही सीमित रहता तो गनीमत थी। पर अब हम उसे पहले की तरह 2, 4, 10, 15 मिनट के लिए नहीं, बल्कि कई कई दिनों तक भूलने लगे थे। पहली बार गुलशन को लंबे समय तक भूले रहने का अंदाज़ा हमें उसके नाम से आए प्रवेश पत्र से हुआ था। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के लिए यह प्रवेश पत्र आया था। प्रवेश पत्र देखकर हमें ये ख्याल आया, और सबसे पहले ये ख्याल माँ को ही आया था। मैं भी सोच रही थी उस दिन जनगणना वालों के सामने कौन सा नाम छूट रहा था। माँ फिर भाई को बाहों में लेकर बहुत देर तक रोती रही थी। जिस दिन जनगणना करने वाले लोग हमारे घर आए तो सबसे पहले उन लोगों ने मकान नंबर पूछा था। घर के सदस्यों की बाबत घर के मुखिया के रूप में पिताजी का नाम, माँ का नाम, मेरा नाम, छोटी बहन का नाम बताया गया था। साथ में उम्र भी लिखवाई गई थी। एक हाथ में प्रवेश पत्र थामे, दूसरे हाथ में गुलशन को अपने अंकवार में भरे। माँ का रोना रुक नहीं रहा था। चुप लगाती थी, फिर तुरंत ही रोने लगती थी और अहक अहक कर रोती रही थी। पिताजी भी बहुत देर तक छत की तरफ देखते हुए ना मालूम क्या सोचते रहे थे। फिर कुछ देर तक हाँ में सर डुलाए थे। गुलशन के पास जाकर उसके बालों में उंगलियां फिराने लगे थे। माँ से बोले थे, इसके सर में रोज़ तेल डाल दिया करो, इतनी कम रोशनी यहाँ पहुँचती है। ये भी कहा था कि अगले महीने ना हो तो एक बल्ब इधर भी लगवा देंगे। बल्ब होल्डर और तार लेकर कितना खर्चा आएगा, पिताजी ने मुझे पता करने के लिए कहा था। इस घटना से हम बुरी तरह डर गए थे। ऐसा क्यों हो रहा था कि कारणों का हम ठीक ठीक कभी पता नहीं लगा पाए। अब तो हम सबने तमाम कारण इकट्ठे कर लिए हैं, और जब जैसा मौका आता है हम उस हिसाब से उन कारणों में से किसी एक को अपने मन से बाहर लाकर उन पर सोचने लगते हैं। उस वक्त बाकी बचे कारणों को हम अपने भीतर ही कहीं दबाए रखते हैं। गुलशन को भूलते जाने का जो सर्वाधिक तसल्ली देने वाला कारण था वह ये था कि घर के जिस कोने में उसने खुद को अपनी किताबें समेट कर जमा कर रखा था, वो घर का सबसे अंधियारा कोना था। दूसरे कोने को घेर कर रसोई घर बनाई गई थी, और कमरे का बल्ब भी उसी कोने में था। तीसरे और चौथे कोने में 2 दरवाजे थे, एक बाथरूम की तरफ तो दूसरा बाहर की तरफ खुलता था। इस तरह गुलशन सर्वाधिक अंधेरे में था। दूसरा कारण ये था कि हम उसे इसलिए भूलने लगे थे क्योंकि उसने बोलना, चालना और कोई हस्तक्षेप करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, या इसलिए कि हम निश्चित थे कि वह जो कुछ कर रहा है हमारे मन की कर रहा था, या फिर हम अपने अपने काम करने में तो इतने व्यस्त रहते ही थे, उसके इतर भी हम हमेशा कुछ ज़्यादा करने की सोचते थे। पिताजी सिनेमा की टिकटें ब्लैक करने की सोचते रहते थे। माँ बर्तन पोछा के लिए दूसरे घर तलाशती रहती थी, और मैं और सीमा
नींद में तनख्वाह पा रहे थे। हम हद से ज़्यादा व्यस्त थे, या फिर मुझे लगता है कि हमें ही कुछ हो गया था। हम किसी अनवरत शोक के शिकार हो गए थे जो हमें अतिरिक्त कुछ भी सुनने नहीं देता था। ठीक इसी तरह दृश्यों का भी घमासान हमारे भीतर मचा होता था। इस कुछ हो जाने को पहली बार मैंने कक्षा 3 में जाना था। 8-9 साल का रहा होऊंगा। शनिवार के दिन विद्यालय के सभी लड़के लड़कियां 20 कतारों में खड़े होकर सामूहिक पीटी का अभ्यास कर रहे थे। उन दिनों में पीटी वाले सर ने कहा था 1, और सब ने एक साथ हाथ डैनी की तरह फैला लिए थे। 2, सब ने हाथ ऊपर करके ताली बजाई। 3, मेरे पास 3 कहने की बस धुन ही पहुंची थी इन की तरह, और 4 कहने की भी बस धुन ही आई थी। 3 और 4 सुनने की जगह पर मैं शायद बादलों में प्रतिभा को देखने लगा था, जिससे मैं उतनी छोटी उम्र में ही बहुत प्यार करता था। और वह उस दिन विद्यालय नहीं आई थी, या फिर अगले महीने मिलने वाली छात्रवृत्ति के बारे में सोचने लगा था। और कुछ ही पलों बाद मैं ज़मीन पे छितराया हुआ मिला। मेरे हाथ 2 की आवाज़ के अनुसार ऊपर ही टंगे रह गए थे, जबकि सारे बच्चे लड़के लड़कियां 3-4 के बाद अपने हाथ विश्राम में कर लिया था। मेरा ध्यान पीटी वाले सर के झापड़ से लौटा था, जो मेरे बेख्याली में मुझे धराशायी कर गया था। होठ कट गए थे, मुंह में बलऊ मिट्टी भर गई थी। अब भी कभी कभी मेरा मुंह बालू बालू हो जाता है। थू थू आथू उच। बाद में पीटी वाले आचार्य ने मुझे बताया कि लग रहा था कि तुम कहीं खो गए थे। लग रहा था कि मेरे भीतर कोई भूल भलैया थी। फिर तो बचपन से ही लगता रहा कि मैं हर दम ही खोया वोया रहता हूँ। इस बात की तरफ मैंने गौर करना शुरू किया तो देखा, जो जितना मेरे जैसा है उतना ही खोया रहता है। और सोचिए, ऐसा तब है जब मैं पागल भी नहीं हूँ। धीरे धीरे ही सही, पर मैं अपने आप को ये समझाता रहा हूँ कि यह खोना रहना कुछ नहीं, एक अनवरत संवाद है। मेरे भीतर बैठा कोई है तो मेरी नाकामियों पर चीखता है, बिलखता है। मैं उसे अपने सपनों का उल्लास सुनाता हूँ। वह भीतर वाला मेरी कमियों पर चिल्लाता है, मुझे डांटता है, मेरी बर्बादियों पर रोता है। मैं उसे कुछ कर दिखाने की बेचैनी में शामिल करता हूँ। पहले, बहुत पहले, एक बड़ी दूर से आती पुकार भी थी, शायद प्रतिभा की, 8-9 साल की प्रतिभा। अब उस पुकार की जगह बेरोजगारी के नगाड़े बजते हैं, धम 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 धम। मैं हमेशा बुदबुदाते रहता हूँ, ये तो खैर दूसरों का मानना है। इतना ही नहीं, अब तो मेरे भीतर अदृश्य दृश्यों का भीषण घमासान भी है, जो मुझे बाहर कुछ भी देखने नहीं देता। मुझे याद है, उस दिन मैं पढ़ाने जा रहा था। साइकिल पर आगे शालू बैठी थी कि मुझे सड़क से सटी हुई दीवार दिखी थी। मुझे ये भी लगा था कि मैं दीवार में जाकर लड़ जाऊंगा। फिर कुछ पलों के भीतर ही वह दीवार मेरे जहन से गायब हो गई थी और मैं तुरंत ही दीवार से लड़ गया था। शालू को बहुत चोट आई थी। सामने से कोई गाड़ी गुजर जाए तो मुझे यही लगता है कि धूप के रंग पर कोई काली परछाई गुजरी होगी, अगर गुजरी होगी तो। आलम यह कि मैं बियाबान में भी आपसे बातें करूं तो भी भीतर की सतत चीख कुछ भी सुनने नहीं देती, तथा आपकी बातें सुनने के लिए मुझे आपकी तरफ झुकना पड़ेगा। क्या कहा वाले अंदाज में अपने कानों के पास हाथ लगाना पड़ेगा। रही बात देखने पहचानने की, तो औरों को तो छोड़ दीजिए, अपनी बिटिया रानी शालू को भी मैं नीले उजले फूल वाले हल्के पीले रंग के फ्रॉक और छोटी छोटी चोटियों से ही अंदेशा लगाता हूँ कि ये बच्ची शालू ही होनी चाहिए। जनगणना वाले हादसे के बाद बहुत दिनों तक हम परेशान और गुमसुम रहे थे। खुद से ग्लानि होती रही थी और दूसरों से आंख मिलाने में भी शर्माने लगे थे। इस घटना से हदस कर हम सब ने फिर से गुलशन के पल पल पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। तब तक गुलशन एक परीक्षा दे चुका था और शायद उसे अपने पिछड़ने का एहसास हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं दिनों माँ ने बताया था कि गुलशन किसी कोचिंग का नाम ले रहा है। जब हमने कोचिंग संस्थानों में फ़ीस के मालूमात किया तो फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि हमें भाई को ये समझाना पड़ा कि कोचिंग वोचिंग तो इस दौर के झमेले हैं। क्या आज से पहले सफल लोग नहीं हुए? तुम बस पढ़ते जाओ। हमने देखा कि गुलशन ना जाने क्यों दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ाई करने लगा था। मैंने माँ को समझाया था कि दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ाई करने से हो सकता है याद करने में सुविधा होती होगी, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि गुलशन नाराज़ होकर हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था।
तो भी भाई की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं थी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं तो दूसरे में उसका प्रवेश हो ही जाना था। हम हर पल उसका ख्याल रखने लगे थे। बहन की नौकरी की तलाश अभी जारी थी। मेरे ट्यूशन चल रहे थे। पिताजी भी अच्छी खासी संख्या में टिकटें ब्लैक कर रहे थे। माँ बर्तन पोछे के लिए 2 अन्य घरों में जाने लगी थी। मुझे इसी बात का डर था कि हमारे दिन अच्छे गुजरने लगे थे। आप बड़े लोग हैं, इस बात को ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके शहर में बिजली कटौती का समय 8 से 12 है। ऐसे में अगर किसी दिन बिजली निर्धारित समय पर नहीं आती है तो आपके शहर में जो मेरे जैसे लोग होंगे ये इस बात से डरेंगे कि अब अगर बिजली गई तो लंबे समय के लिए जाएगी। समझे? मैं आशंकित रहता था हमेशा। यही वे दिन थे जब अक्षय व चाचा के रिक्शे के टायर बोल जाने की घटना घटी थी। उन दिनों शहर में चारों तरफ, बल्कि देश भर में भी आतंकवाद और आतंकवादियों की चर्चा सूचना तंत्र पर छाई रहने लगी थी। शुरुआत में तो हमने आतंकवाद का हंसी मजाक बनाया, क्योंकि हमारे मोहल्ले में किसी ने कभी आतंकवादी नहीं देखा था। पर धीरे धीरे यह सब कुछ खौफ में बदलने लगा था। अगर एक पहर सरकारी पानी नहीं आता तो हमें यही लगता कि कल का अखबार पानी टंकी उड़ाए जाने की खबर छापेगा। कुछ ही दिनों पहले घटी अक्षय व चाचा के रिक्शे वाली घटना में पुलिस के हस्तक्षेप ने हमारे डर को बढ़ा दिया था। दूसरे, इस शहर का जो थोड़ा बहुत ऐतिहासिक महत्व था, मंदिरों वंदिरों के कारण। एक खास तबके के लिए तो इन्हीं कारणों से इस शहर का बहुत महत्व था। तो उस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सरकार ने अपने सबसे दबंग पुलिस अधिकारी को इस शहर का नया एसपी नियुक्त किया था। शहर के नए एसपी ने अपना कार्यकाल संभालते ही अपराध और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कुछ नए और बेढंगे नियमों का ऐलान किया था। 3 और 3 से ज़्यादा लोग एक साथ न खड़े हों। हर एक पुलिसकर्मी को रोज़ाना कम से कम एक अपराधी पकड़ कर देना है। प्रत्येक प्रतिष्ठित एवं बड़ी दुकानों तथा निजी संस्थानों को प्रशिक्षित गार्ड रखने हैं जो हथियारों से लैस हों। इन नियमों से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था, तो भी बेहद डर गए थे। पुलिस से तो हम गली के लोग ऐसे ही थरथराते थे, अब ये नए नियम भी थे। पुलिस शब्द सुनते ही मुझे तरंगों जैसी खूब ऊंची और खूब नीची ढलानों वाली मिट्टी की वह सड़क याद आ जाती है। एक बच्चा अकेले विद्यालय जा रहा है। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। बहुत दूर 2 यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। बिल्कुल निराम। लड़का अभी सड़कों की ढलान में पहुंचा ही है कि पीछे से उसे पुलिस के 2 लोग साइकिल से ढलान उतरते दिखते हैं। मेरा गला रुंध गया था। मैंने नहीं रोने के लिए होठ बींच लिए थे, फिर भी आंखों से पानी भर गया। पुलिस के लोग नज़दीक आ रहे थे। मैं जहाँ था वहीं खड़ा हो गया था और दूसरी तरफ देखने लगा था। जैसे ही पुलिस के लोग मेरे करीब से गुजरे, मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा था। वे बस मुस्कुराए थे और एक दूसरे से बात करते हुए चले गए थे। कुछ ही दिनों बाद मुझे याद है, एक दिन पिताजी देर तक सोते रहे थे और उस दिन सीमा को अपने पैरों पर चढ़ाए हुए थे। माँ को भी आश्चर्य हुआ था कि आज ये सिनेमा हॉल क्यों नहीं जा रहे। पिताजी दिन भर सोते रहे थे। शाम को बताया था अब बहादुर सिक्योरिटी फोर्स के प्रतिष्ठित गार्ड सरस्वती सिनेमा की दरबानी संभालेंगे। वह कोई मुख्यमंत्री का करीबी था जो बहादुर सिक्योरिटी फोर्स का मालिक था। वह अपने निजी फोर्स में उन लोगों को भर्ती करता था जो गांव देहात के थे और सिपाही मिलिट्री की ट्रेनिंग की तैयारियों के बाद असफल हो गए होते थे। उसी ने ऊपर से एसपी पर दबाव बनाया था। इसी आतंकवाद के बहाने वह सभी दुकानों पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखना चाहता था। उन दिनों पिताजी की दरबानी छूट जाने के बाद मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ था कि क्या मैं ज्योतिषी हूँ, कुछ बुरा ही होगा वाली मेरी आशंका हमेशा ही सच हो जाया करती थी। तो भी पिताजी के दरबानी छूटने का हमने ज़्यादा शौक नहीं मनाया, क्योंकि शौक मनाने के लिए ज़रूरी दोनों ही चीज़ें हमारे पास नहीं थी, पैसा और समय। अपनी नौकरी छूटने के बाबत पिताजी ने हमें यही समझाया, जान लो अगर तकलीफ़ों की कोई सीमा होती होगी तो उस सीमा के आखिरी छोर पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारे बढ़िया दिन शुरू होंगे। काम छूटने के 2-3 दिन बाद से ही पिताजी गुलाम मंडी में जाने लगे थे। शहर के दूर दराज क्षेत्रों एवं गांवों से रोज़ यहाँ सैकड़ों लोग जमा होते थे। यहाँ काम मिल जाने पर एक दिन के 50 रुपये तो मिलने ही थे। काम भी दिहाड़ी की तरह का होता था। यहाँ दिक्कत ये थी कि रोज़ काम नहीं मिलता था, जबकि मेरे पिताजी अपने और मेरे सारे कपड़े पहनकर जाते थे ताकि वे खूब मोटे दिखें और तुरंत कोई उन्हें अपना काम के लिए पकड़ कर ले जाए। मुझे याद है
एक बार उन गर्मियों में इतने कपड़े पहनकर गुलाम मंडी जाने के बावजूद एक हफ्ते तक उन्हें कोई काम नहीं मिला था। औरों की तरह उस दलाल से बात किया था जो एक दिन के अंतराल पर काम दिलाता था और एवज में 20 रुपये लेता था। पर काम तो करना था। पिताजी के पैरों की तकलीफ और काम करने की उनकी जद्दोजहद को देखकर मैं सोचता था कि मैं भी तो पिताजी के साथ गुलाम मंडी जा सकता हूँ। पर मैं नीच था, मुझे शर्म आती थी और मेरे ट्यूशन भी चल ही रहे थे। पिताजी की तकलीफ़ देखकर जब मैं जितना ही उन नौकरियों के बारे में सोचता था जिनका मैंने आवेदन कर रखा था, उतना ही मैं अपने आप को रेलगाड़ी के आगे गैस बत्ती लेकर दौड़ता हुआ पाता। रेलगाड़ियों के आगे दौड़ता हुआ मैं जब नौकरियों के बारे में सोचता हुआ मैं को देखकर मुस्कुराता था तो पूरी गैस बत्ती हिलने लगती थी। दौड़ते हुए मेरी काली पैंट चमकती रहती थी। हम सबकी चिंता पिताजी के काम मिलने को लेकर तो बहुत होती ही थी, पर हमें इस बात का बेहद डर भी सुबह से शाम तक बना रहता था कि गुलाम मंडी में भीड़ होती थी। पूरा मोहल्ला उन दिनों भीड़ में फंसने से डरता था। हमारा डर शहर में लगे उस नए कानून से उपजा था कि 3 से ज़्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। एक तो शहर की निगाह में हमारा दर्जा भी ऊंचा नहीं था और दूसरे गुलाम मंडी की भीड़। हम सभी अपने काम धाम करते रहते थे और साथ में पिताजी तथा आतंकवाद का ख्याल भी दिनों रात मन में रहने लगा था। हम हर एक शाम पिताजी को घर लौटा देखकर ही आतंकवाद के ख्याल को कुछ देर के लिए अपने मन से टाल पाते थे। हमारे मोहल्ले तथा विशेषकर हमारी गली के लोगों की धरपकड़ बढ़ गई थी। इससे डर कई गुना बढ़ जाया करता था। एक दिन पिताजी के आने में जब बहुत देर हो गई थी तो मोहल्ले के लोगों ने समझाया था कि डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना, बस एक बार जाकर गुलाम मंडी थाने में देख लो। मुझे याद है पिताजी रथ यात्रा चौमुहानी पर एक मूंगफली वाले की टोकरी में से मूंगफली निकालकर खाते हुए मिल गए थे। नज़दीक से देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह सुमेर चाचा थे। पिताजी के साथ ही सिनेमा हॉल की नौकरी से निकाले गए थे। फिर उन्होंने यह मूंगफली का काम शुरू किया था। मेरे साथ जो मेरे गली के लोग थे उन्होंने पिताजी को भला बुरा कहा था और समय पर घर आने की हिदायत दी थी। पिताजी और आतंकवाद से जुड़ा डर हमारे मन में उन दिनों भी रहने लगा था जिस दिन पिताजी काम पर नहीं जाते थे या काम नहीं मिला होता था। उन दिनों ये डर एक आदत की तरह हमें बस चुका था। मुझे याद है उस दिन भी पिताजी घर पर ही थे और मई आखिर की डरावनी दोपहर थी। उस दिन की गर्मी तो आज तक जस की तस याद है। बहुत लू चल रही थी। लू इतनी सूखी और तेज़ थी कि उस दिन दोपहर में मैं जब सोकर उठा तो मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बाकी लोग भी ऊँघ रहे थे। सांस लेने वाली परेशानी से बचने के लिए मैं घड़े से पानी निकाल कर पी रहा था कि लगा पीछे से कोई परछाई गुजरी है। मैंने सबकी तरफ देखा और परछाई गुजरने की सोचकर बुरी तरह डर गया था। मेरे पीछे मुड़कर देखने से पहले ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया था। किसी अजनबी की बाबत सोचते ही मैं चीखने लगा था। मुझे याद है घर में सब झटके से जगे थे। माँ और बहन झटके में जगी थी। पिताजी ने बाथरूम के दरवाजे को धक्का दिया था और उसे भीतर से बंद पाकर वहाँ से भागे थे। मुझे पूरी तरह याद है पिताजी को मैंने उतना बदहवास कभी नहीं देखा था। पिताजी चीख रहे थे, दूर हटो वहाँ से, बम रखा होगा। बीच बीच में पड़ोसियों को पुकारते रहे थे। हम सभी एक दूसरे को पकड़े हुए रो रहे थे, चीख रहे थे। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उस भीड़ ने हमारे बाथरूम को घेर लिया था। उन सबों पर पिताजी के दूर हटो, बम रखा होगा का कोई असर नहीं हुआ था। भीड़ आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रही थी। आतंकवाद के खिलाफ लगते नारे पाकिस्तान हाय हाय में बदल गए थे। उस भीड़ में 100-125 लोग रहे होंगे। हम धक्का मुक्की में घर से बाहर कर दिए गए थे। उन लोगों ने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से भी बंद कर दिया था। नारों के शोर से पूरा मोहल्ला गूंजने लगा था। लोग दरवाज़ा पीट रहे थे। वह चीख अब भी सुनाई देती है। मेरा घर ठसाठस भर चुका था। भीड़ कुछ कर पाती इससे पहले सीढ़ी चढ़ते पुलिस के लोग हमें दिखे थे। यही चौराहे पर वसूली के लिए तैनात किए जाते थे। पुलिस के लोगों को देखते ही हम परेशान हो गए। मुझे वह बच्चा याद आ गया था, मिट्टी की सड़क की ढलानों में पुलिस के लोगों को नमस्कार करता हुआ। मुझे पूरी तरह याद है और हमेशा याद रहेगा कि पुलिस के लोगों को देखते ही हम सबको, पिताजी, माँ, मैं, बहन को गुलशन की याद आई थी। फिर तो हम सब चौंक पड़े थे। मैं किसी तरह जगह बनाकर भीतर गया तो सचमुच गुलशन अपनी जगह पर नहीं था। उसकी जगह को तमाम अन्य लोगों ने कब्जे में ले लिया था।
उसकी किताबों पर लोग चढ़े हुए थे और रह रहकर बीच बीच में नारे लगा रहे थे। और फिर तो हम बर्बाद हो गए। तो बाथरूम में गुलशन था। एक बार फिर हम अपनी नामालूम तकलीफ़ों, बेतरतीब सी खोए रहने की बीमारी में पड़कर गुलशन को भूल चुके थे। मुझे माँ को कुछ भी बताना नहीं पड़ा था। वह थसक कर ज़मीन पर बैठ चुकी थी। पिताजी ने सर से हाथ लगा लिया था और बहन, उसकी तो अब बस इतनी ही याद बाकी है, वह कभी माँ को और कभी पिताजी को देखती रही थी। मैं अपने आप से इतना अपमानित हुआ कि गुस्से में आ गया था। भीड़ को ठेलता ठालता, कूदता फांदता बाथरूम के पास किसी तरह पहुंचा था। मैंने लोगों से अपने अपने काम पर चले जाने को कहा था। बताया था अंदर कोई आतंकी वातंकी नहीं, मेरा भाई गुलशन है। क्योंकि हम सोकर उठे थे इसलिए गुलशन का ख्याल ही ध्यान से उतर गया था। इसके बाद तो जो कुछ हुआ उसके लिए मैं अपने उस हिस्से को कभी माफ़ नहीं कर पाया, जो हिस्सा दिन रात नौकरियों की बात सोचा करता था, भाई से भी पैसे पैसे की सोच रखता था, असफलता को सफलता में बदलने की सोचता रहता था, प्रेम की बाबत सोचता रहता था। वो मेरा नकारा हिस्सा था। पता नहीं माँ और पिताजी ने अपने आप को कौन सी सज़ा दी होगी। बहन तो खैर अब नहीं रही। उसे सरदर्द होता था अब जब थी। मैंने ये बता देने पर कि अंदर बाथरूम में मेरा भाई है, उस भीड़ का एक हिस्सा तो मेरे पक्ष में आया था, पर एक बड़ा हिस्सा ना जाने कैसे ये मान बैठा था कि जो भीतर था वो आतंकवादी था, भले ही वह गुलशन क्यों ना हो। भीड़ के उस हिस्से ने मुझे दीवार में दबा दिया था। यहाँ से झिलमिलाहटों में दिखती मेरी माँ को ना जाने क्या हो चुका था। लोग चीख रहे थे। खिलाफ भीड़ का वह हिस्सा जो मानता था कि मेरा भाई बहुत खूबसूरत है, उसके लोग बाथरूम के छत तथा रोशनदान पर चढ़ गए थे। बाथरूम के तमाम छोटे मोटे छेदों को इस भीड़ ने मूंद दिया था। भीड़ के इस हिस्से को लग रहा था कि मेरा भाई इतना खूबसूरत था कि ज़रूरी उसे बचाने के लिए सभी देवता अपने रथों पर चले आ रहे थे। बाथरूम की छत पर रोशनदान पर चढ़कर ये लोग देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। भीड़ के जिस हिस्से को लगा था कि सभी आतंकवादी संगठन मेरे भाई को बचाने आने वाले थे, उन लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर पूरे मोहल्ले को घेर लिया था। इन लोगों के समूचे शहर में फैल जाने की उम्मीद थी, पर पुलिस के लोगों के बाथरूम के पास पहुंचते ही ये लोग ठंडे पड़ने लगे थे। पुलिस के लोगों ने हमें बहुत गालियां दी थी। मेरे माँ पिताजी को सबसे ज़्यादा गाली। अपने बेटे को भूल जाते हो साले, घर में आतंकवादी पालते हो और पकड़ने आने पर बेटा बना लेते हो। जबकि कसम से मैं बता दूं, मेरा भाई आतंकवादी नहीं था। हम सभी पुलिस के लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे, ये लोग भी, जो थोड़ी देर के लिए खिलाफ हुए थे। बहुत देर तक रोने धोने के बाद भी पुलिस के लोगों ने मेरे भाई को नहीं छोड़ा। मुझे याद है, बाथरूम से मेरे भाई को उन लोगों ने खींच कर निकाला था। उस समय गुलशन हम सबको देखता रह गया था। पुलिस के लोग जाते जाते ये ज़रूर बता गए थे कि उनके साथ भी रोज़ एक अपराधी पकड़ने वाली मजबूरी थी। उस दिन जब जब मैं माँ को देखता था, मुझे विश्वास हो पाता था कि मेरा भाई आतंकवादी नहीं था। वरना दिन भर और घड़ी भर रात तक मोहल्ले के जितने भी लोग आए थे, वे लोग इतने आश्वस्त थे कि औपचारिकताओं के बाद ऐसे ही सवाल पूछते रहे थे, किस संगठन से जुड़ा था, हिंदू होकर ऐसा काम, थोड़ा गलत लगता है, या फिर देख लीजिए घर में कहीं हथियार तो ना छुपा रखा हो। कई लोगों ने यह भी बताया कि अगले दिन ये खबर अखबार के किस पन्ने पर आएगी, अगर कुछ और भी घटता है तो पहले पन्ने पर आ जाएगी। लोग ये भी बता रहे थे कि टीवी के किस किस चैनल पर यह खबर प्रसारित हो रही थी। मैं इस कदर बदहवास हो चुका था कि मुझे अगले दिन का अखबार दिखने लगा था, जिसमें चौथे पन्ने पर धाएँ लिखा था, या बहुत हुआ तो धाएँ धाएँ। पिताजी और बहन भी अखबार का वही पन्ना पढ़ रहे थे। पर माँ की बात दूसरी थी। उसने इतना ही किया कि आस नहीं छोड़ी थी। शुरू में जो भी आया था उसके सामने माँ दहाड़ मार कर रोने लगी थी। रोना उसे उम्मीद की किसी सूरत की तरह लगा होगा, पर इनमें से कुछ ने सांत्वना दी थी। माँ इन लोगों का कहना था कि बेटा था तो रोने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना नहीं रोना चाहिए। हम तो भारत माता के लिए अपने सभी बेटों की बलि चढ़ा दें। देशभक्त होता तो रोने के कोई मायने भी होते। आतंकवादी फातंकवादी, चोर चिकार के लिए इतना रोना, संभालिए अपने आप को। माँ को कैसा लगा होगा। माँ ने अपने बेटे के लिए चोर चिकार शब्द सुना और रोना बंद कर दिया था। उसके बाद तो घर में कोई भी आया, माँ उससे मिलने नहीं आई।
कोई दिख गया तो मुस्कुरा कर इधर उधर हो जाती थी। मुझे याद है लगातार 7-8 घंटों तक माँ या तो बाथरूम जाती रही थी या उल्टी तरफ मुंह घुमाकर खाना बनाने वाली जगह पर पोछा लगाती रही थी। उस दिन जितनी बार माँ बाथरूम गई थी आधे घंटे से अधिक रही थी। मुझे याद है बाथरूम से आते ही घर का वह वाला हिस्सा पोंछने लगती थी, एक बर्तन को हटाती थी, उसके नीचे की ज़मीन पोंछकर बर्तन रख देती थी, फिर तुरंत ही वही बर्तन उठा लेती थी, फिर पोंछती थी। घर में बाहरी लोग लगातार आते रहे थे पर मेरा ध्यान माँ की तरफ वास्तव में तब गया था जब मैंने देखा कि माँ ने बर्तन को हवा में उठा रखा था। पोछा ज़मीन पर पड़ा हुआ था और एक हाथ से साड़ी के किनारे में अपने चेहरे को थामे सर को घुटने पर टिकाई थी। मुझे याद है पिताजी और बहन भी माँ को देख रहे थे। तब मुझे लगा था कि माँ रो रही थी अपने ही घर में, अपने ही बेटे के लिए माँ छुप छुप कर रो रही थी। उसे खुलकर रोने भी नहीं दिया जा रहा था। वह बाथरूम जा रही थी और उल्टी तरफ घूमकर पोछा लगा रही थी तो सिर्फ इसलिए कि उसे रोने की जगह चाहिए थी, वह भी 7-8 घंटे से लगातार। यह सोचकर तो मुझे न जाने क्या हो गया था कि क्या माँ ने ये मान लिया है कि चोर माँ को छुप छुप कर ही रोना चाहिए। फिर तो मैंने घर में घुस आए सभी लोगों को अप्रत्यक्ष गालियाँ देकर भगा दिया था। अब भी मुझे नहीं लगता कि अगर माँ की हालत बिगड़ी नहीं होती तो हम कुछ भी कर पाए होते। उस छुप कर रोने के दरमियान मैंने माँ का चेहरा सिर्फ एक बार देखा था और बेचैन हो गया था। उसी बेचैनी में मैंने पिताजी से कहा था कि वो एक बार सिनेमा हॉल वाले मालिक से मिलें और ना हो तो उसने लेकर भेलूपुर थाने पर चले जाएं। मैं भी उन्हीं कुछ परिवारों के लोगों के साथ लाया था जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था। एक ने तो किसी बड़ी हस्ती से फ़ोन करवाने की भी बात कही थी। 8-9 बजे ही हम थाने पहुँच गए थे पर हमें 11:30 बजे तक थाना इंचार्ज का इंतज़ार करना पड़ा था। माँ वहाँ पहले से मौजूद थी और उसके साथ एक महिला भी थी। वह राय साहब की औरत थी और माँ उनके घर बर्तन पोछे के लिए जाती थी। राय साहब बहुत बड़े नेता थे और उनकी औरत ज़रूर माँ का रोना देखकर ही थाने पर आने के लिए तैयार हुई होंगी। मुझे याद है 2 x 2 फीट के बंदी गृह में मेरा भाई बंद था। थाना इंचार्ज के आने तक माँ उस बंदी गृह के बाहर बैठी रही थी और गुलशन का हाथ अपने हाथ में लिए रही थी। रो भी रही होगी। थाना इंचार्ज ने राय साहब की औरत को देखते ही आप कहा था। वह नहीं आई हुई होती तो भी हो सकता था मेरा भाई छोड़ दिया जाता। और भी बहुत लोग आए थे, हमारे मोहल्ले के ही कई लोग। पर अगर वह नहीं आई होती तो हमें यह कभी नहीं पता चल पाता कि गुलशन गुलफाम हो चुका था और मंदिर हमले का मुख्य अभियुक्त था। हमारे लिए यह आश्चर्य से कम नहीं था कि भाई को हमने छुड़ा लिया था। राय साहब की औरत थाना इंचार्ज को तुम कहती रही थी। उन्होंने जब अपने राय साहब से थाना इंचार्ज की बात कराई थी तो थाना इंचार्ज डर गए थे। इसमें फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है मैम, कहते रहे थे। जब हम आने लगे थे तो थाना इंचार्ज ने अपनी जेब से बताया था, कुछ पैसे भी दिए थे। वह कहते हुए कि इसके सर में चोट आ गई है, साला कुछ बोल नहीं रहा था, नाम तक तो बड़ी मुश्किल से बताया। भाई के सर का पिछला हिस्सा थोड़ा कट गया था, थोड़ा थोड़ा सबने कहा था। मेरा भाई चल नहीं पा रहा था और ना जाने कब तक करहाता रहा था। मुझे भूलने की बीमारी ज़रूर है पर मैं वह सब नहीं भूलता हूँ जिसे सचमुच में भूल जाना चाहता हूँ, जैसे ये घटनाएं। मेरे जहन में ये सब इतना क्रमवार घटता है कि इन्हें एक पल के लिए भी पूरा सपना भी नहीं मान पाता हूँ। इतनी राहत ज़रूर है कि कभी कभार मुझे ये सारी घटनाएं अविश्वसनीय लगने लगती हैं। अविश्वसनीय लगने में ये होता है कि जैसे ये सब हमारे साथ नहीं हुआ, जैसे गुलशन तो सही सलामत है, ये सारा कुछ किसी दूसरे परिवार में घटा है और हमने इसे बस देखा था। कभी कभी तो ये सब इतना झूठा जान पड़ता है कि लगता है कि हमने इसे कहीं से सुन लिया होगा। वरना आपके पास लाख तकलीफ़ें हों, सपने हों, उम्मीदें हों, चाहे खुद में कितना भी ना खोए रहे हों, ये तो मुश्किल ही है कि कोई अपने भाई को भूल जाएगा, कोई अपने बेटे को भूल जाएगा। पर ये अच्छे ख्याल कभी कभी आते हैं, जबकि सच्ची बातें हमेशा हमें मथती रहती हैं। इन घटनाओं के ख्याल से भी अब मुझे डर लगने लगता है कि अब इनकी याद आते ही मैं सचेत रूप से सोचने लगता हूँ कि ये जो मैं था वो मैं नहीं हूँ। ये जो गुलशन है कोई और गुलशन था, मेरा भाई गुलशन नहीं। माँ भी कोई दूसरी, पिताजी भी दूसरे। और हाँ, याद आया, मैंने उसके बारे में अब तक आपको कुछ बताया ही नहीं। जो बहन थी कोई और थी,
जिसे सर दर्द होता था और सर दर्द से लड़ते हुए अपने सर प्लास्टिक की रस्सी से बांधे रहती थी। पिताजी तो वाकई उसी दिन से बिल्कुल दूसरे हो गए थे जिस दिन हम भाई को छुड़ाकर घर ले गए थे। अगले दिन से वे कभी काम पर नहीं गए। बिस्तर से उठते ही थसक कर बैठ जाते थे। कहते थे पैर में बहुत दर्द रहने लगा है। शहर नहीं छोड़ना पड़े कि शुरुआती संघर्ष से मैंने जो 2 नए ट्यूशन जरूर ढूंढ लिए थे पर वो काफ़ी नहीं थे। भाई पहले अंधा हुआ था और बहरापन उसे बाद में आया। ऐसा धीरे धीरे हुआ था। इसके अंधेपन के शुरुआती दिनों में हमने महसूस किया था कि वह हमें हमारी आवाज़ से पहचानने की कोशिश करने लगा था। किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाया। यह बताना थोड़ा मुश्किल है कि उसे यह अंधापन सर पे लगी चोट से आया था या दिन रात घर के अंधियारे कोने में बैठकर पढ़ने से। गुलशन के उपयोग में लाने की मेरी आखिरी कोशिश भी नाकाम रही थी। उसकी बीमारी के शुरुआती दिनों में मैंने विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने की बात सोची थी ताकि उसे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। इस बात पर पिताजी और माँ बस आसमान देखते रहे थे। उन दिनों अभी बहन थी तभी तो उसने कहा होगा, क्या भैया एकदम से। इस बाबत मेरी पत्नी ने कहा था, आप कितने गए गुजरे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बताना भूल गया हूँ शायद कि तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। शालू को लेकर भी मेरी पत्नी स्पष्ट है, हम उतने बड़े बड़े सपने नहीं देखेंगे। पत्नी से बिना बताए मैं शालू को लेकर ढेर सारे सपने देखता हूँ। शालू के सपने के अलावा मेरे पास कुछ सपने अन्य भी हैं। जैसे एक सुबह मैं उठूं और मैं गुलशन हो गया रहूं और गुलशन मैं हो जाए। एक बार फिर वह देखने सुनने लगे, मज़ा आ जाएगा, मेरा भाई गुलशन। क्योंकि मुझे उस नियम पर अगाध विश्वास है कि बेटे का चेहरा माँ से मिले तो वह भाग्यशाली होता है। कभी कभी इच्छा होती है कि वह सब सोचूं जो गुलशन बिना किसी से कुछ कहे अनवरत सोचता रहता होगा और आखिरकार वह क्या करता होगा। उसे नींद भी आती होगी। कभी कभी इच्छा होती है कि इन घटनाओं का ख्याल आते ही इन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर प्रत्यारोपित करके सोचूं। पर होता ये है कि कुछ ही दूर तक सोचने के बाद मुझे उस अन्य व्यक्ति पर दया आने लगती है। पर आज छुट्टी के दिन के कारण कुशवाहा किराने वाले के यहाँ का अखबार पूरा पढ़ना मुझे नया जीवन दे गया। क्या किस्मत है, मैं यहाँ बिस्किट लेने आया था। हर महीने एक ब्रिटानिया टाइगर 2 रुपये वाला ले जाता हूँ क्योंकि हर महीने पुलिस के 2 लोग मेरे भाई को देखने आते हैं, वह अपनी जगह पर है या नहीं। आसपास के क्षेत्रों में कोई अपराध तो हो तो भी वे लोग उसे देखने आते हैं। आज 2 अक्टूबर की छुट्टी ना होती तो मैं चौथे पन्ने के कोने में छपी खबर कहाँ पढ़ पाता जो अब ज़िंदगी भर मेरा संबल बनी रहेगी। फुर्सत मिली है तो पूरा अखबार पढ़ गया हूँ आज। खबर है कि नैनीताल के दूर दराज क्षेत्र में एक लड़का पकड़ा गया है जिसका नाम राजदीप है। उसकी उम्र 19 साल है। उसके पास से हथियारों का जखीरा पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसके पास से कुछ नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ है। मुझे तो ये खबर आंखों के सामने घटती दिख रही है। अपने भाई के बारे में तमाम बातें राजदीप से बदल कर सोचने की कोशिश करूँगा तो मुझे राजदीप पर दया आएगी या नहीं, ये तो बात की बात है। पहले तो एक खबर, इस छोटी सी खबर में ये भी लिखा है कि राजदीप के माँ बाप बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि उसका बेटा निर्दोष है। ये खबर पढ़ने के बाद अब मैं ढेर सारे काम निपटाऊंगा और अगर से भूला नहीं तो अगले कई दिनों तक यह भी चाहता रहूँगा कि राजदीप की माँ को कोई चोर की माँ ना कहे।